हेलो एवरीवन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक बटन प्रेस कर देना ताकि जो भी नया वीडियोस आ रहा है उसका नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। तो आज का जो वीडियो है वो सिस्को का जो पूरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा है उसके बारे में है। तो अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे और आज हमारे साथ ब्रिज है जिसने सिस्को में एक इंटर्नशिप प्लस फुल टाइम ऑफर को क्रैक किया है। तो आज हम लोग इससे जानेंगे जो भी इसका जो एक्सपीरियंस रहा है और जो भी इसका सजेशंस और टिप्स है उसके बारे में। तो इस वीडियो को सबसे पहले के इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो ब्रिज अपना इंट्रोडक्शन बताना। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम ब्रिज गोपाल भारद्वाज है और मैं अभी बीटेक कर रहा हूँ सीएसई में वीआईटी वेल्लोर से। करंटली मेरा सीजीपीए है 9.25। आई होप ऐसे ही रहे आगे भी। एंड ऑल्सो मैं अभी सेलेक्ट हुआ था सिस्को में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटरनल एप्लीकेशंस। और मैं इस अपॉर्चुनिटी को इसलिए मतलब ये भी बोलना चाहूँगा कि संकल्प थैंक्स, तुमने एक प्लेटफॉर्म दिया मतलब मुझे मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए जूनियर्स के साथ। और ये बहुत अच्छी पहल है एंड देख के अच्छा लगा कि मतलब एक ओके जगह ऐसी भी है जहाँ पे हम बता पा रहे हैं कि हमने क्या सीखा, क्या गलतियां करी और मतलब हमारे जूनियर्स फिर वो सब ना करें। exactly. ओके। तो अब अगर हम इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले है कि जो भी कैंडिडेट्स है जो इसमें बैठना चाहते हैं तो वो अप्लाई करते हैं और फिर फाइनली सिलेक्शन लिस्ट आता है। तो लाइक कितने लोग इसमें अप्लाई किए थे और फाइनली कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ था? तो सिस्को ने जो अपनी इनिशियल शॉर्टलिस्ट निकाली थी उसमें अराउंड 1500 पीपल थे और उसमें से राउंड 1 सिर्फ 44 लोग क्वालिफाई कर पाए। और उसके बाद में फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जो आई उसमें 8 लोगों के नाम थे। 5 लोग थे सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटरनल एप्लीकेशंस के लिए और 3 लोगों की पोस्टिंग हुई थी एज साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर। तो मेरा प्लेस मेरे साथ 4 और लोग थे। तो ये हमारा करंट सिनेरियो था प्लेसमेंट का। हाँ, और ये जो 1500 है तो ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जो कोडिंग राउंड के लिए अप्लाई किए, ये लोग कोडिंग राउंड दिए थे और ये सीजीपीए पे फिल्टर कर हाँ दिया जी। जाता है तो अप्लाई जो है वो ज़्यादा लोग करते हैं। तो ये फर्स्ट राउंड का सीन है। अब अगर हम इसमें सीजीपीए के बारे में बात करें तो सीजीपीए का क्या इम्पोर्टेंस होता है ये सिलेक्शंस में और इंटरव्यूज़ वगैरह में? अब देखो ऐसा है, कंपनियां जो लिखती हैं वो सीजीपीए कुछ और होता है और जो हमें लगता है जब फाइनली लिस्ट आती है कि कौन कौन बच्चा सिलेक्ट हुआ है तो उसको देख के एक अलग पिक्चर बनती है। तो मेरे ख्याल से जो सिलेक्शन क्राइटेरिया था वो अराउंड 9 के आसपास रहा होगा, क्योंकि जो फाइनल लिस्ट आई थी उसमें बहुत सारे 9 पॉइंटर्स थे। हमारे यहाँ पे सीजीपीए 10 के उससे कैलकुलेट होती है, तो इसलिए 9 पॉइंटर्स 4.5 के इक्विवेलेंट हैं, जो लोग मतलब 5 जीपीए सिस्टम में है उनके लिए। तो मेरे ख्याल से अराउंड 9 रही होगी सीजीपीए का कट ऑफ क्राइटेरिया। ओके। तो ये सीजीपीए के लिए हो गया और बेसिकली कुछ कंपनी ऐसा है जो 9 पॉइंटर्स को प्रेफर करती है तो सीजीपीए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब अगर हम कोडिंग होता है। राउंड के बारे में बात करें, जैसे जो फर्स्ट राउंड होता है सिलेक्शन प्रोसेस का, तो उसमें टोटल कितने क्वेश्चंस थे, उसका पैटर्न कैसा था और डिफ़िकल्टी कैसा था क्वेश्चंस का और जो टाइमिंग था फर्स्ट राउंड का उसके बारे में? सिस्को का कोडिंग राउंड थोड़ा डिफरेंट था बाकी कंपनियों से, क्योंकि वीआईटी में जो प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आती हैं हम उन्हें 3 कैटेगरीज में बांटते हैं। पहला होता है सुपर ड्रीम, सेकंड होता है ड्रीम और फिर थर्ड होता है मास रिक्रूटमेंट। तो सुपर ड्रीम कंपनी सबसे पहले आती है और उन सब के टेस्ट लगभग एक साथ होते हैं। तो जो जनरल पैटर्न दिख रहा था वो ये था कि कंपनीज ट्रिकी डीएसए के क्वेश्चन पूछ रही थी और मतलब उसमें से वो ये छाड़ने की कोशिश करी थी कि कौन बच्चा कितनी जल्दी प्रॉपर लॉजिक लगा पाता है और किसने पहले कितनी प्रैक्टिस करी है। बेसिकली फोकस इसी पे था। सिस्को का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट था क्योंकि उन्होंने 30 एमसीक्यूज दिए थे एक कोडिंग क्वेश्चन के साथ में। ये बहुत अनयूजुअल था उस टाइम पे और ये सब करना था हमें सिर्फ 1 घंटे में। तो बेसिकली उनका पूरा जो गेम था वो टाइम मैनेजमेंट पे चल रहा था। तो और वो जो कोडिंग का क्वेश्चन था वो था डायनामिक प्रोग्रामिंग का, मतलब नॉट लाइक धरती फाड़ क्वेश्चन नहीं था, बट इट वाज गुड इनफ कि आपको थोड़ा लगाना पड़ेगा उसमें कि मतलब इस क्वेश्चन को मतलब थोड़ा स्पेशल डायमेंशन में सोच के हम कैसे इसका लॉजिक फ्रेम कर सकते हैं। और उसके साथ में आपको 30 एमसीक्यूज भी करने थे जिनका मतलब सब्जेक्ट वाइज मैं अगर बोलूं तो डीएसए के काफी सारे प्रॉब्लम्स थे, कई सारे आउटपुट के प्रॉब्लम्स थे। नेटवर्किंग पे थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस था क्योंकि सिस्को का बेस नेटवर्किंग का है। और थोड़े बहुत उसमें इस टाइप के भी क्वेश्चंस थे जो कि मेंटल एबिलिटी साइड से बोलेंगे हम, या मतलब थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन टाइप। एप्टीट्यूड। तो एप्टीट्यूड एग्जैक्टली। ओके। तो ये था जनरली जो मतलब जो सिलेबस था कोडिंग राउंड हो गया। कोडिंग राउंड। हाँ। ओके।
तो अब कोडिंग राउंड के बाद इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। तो अब अगर हम इंटरव्यूज़ के बारे में बात करें तो उसमें जो इंटायर प्रोसेस था वो कैसा था और टोटल कितने राउंड्स थे? तो सिस्को की सिलेक्शन प्रोसेस में कोडिंग राउंड के बाद में जो लोग क्वालिफाई करें उनको 3 इंटरव्यूज देने थे। पहला था टेक्निकल, सेकंड वाला मैनेजरियल बोल सकते हैं और थर्ड वाला था एचआर। तो टेक्निकल राउंड में बेसिकली उन्होंने सबसे पहले तो जो जेनरिक क्वेश्चन है जिसकी हर जगह शुरुआत होती है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ से शुरुआत हुई और फिर उसमें से फिर उन्होंने क्वेश्चंस ब्रांच आउट करे कि मतलब जहां भी उन्हें इंटरेस्टिंग लगा। तो मैंने सबसे पहले बताया कि मैं ये सब कर चुका हूँ, मेरा डिग्री यहाँ से है और फिर मैंने मेरे प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लेन करना चालू करा कि मैंने ये सारे प्रोजेक्ट्स करे हैं। उसके बाद मैं आया इंटर्नशिप्स पे। इंटर्नशिप्स पे उन्होंने काफ़ी कुछ पूछा मुझसे और मुझसे मतलब ये भी बताने को कहा कि तुमने इंटर्नशिप के एक्सपीरियंस से क्या गेन करा और उसमें फिर उन्होंने कई सारे ट्रिकी क्वेश्चंस भी लगाए थे जैसे कि अच्छा अगर तुम्हारा सपोज़ जो तुम्हारा हेड है उससे अगर थोड़ा मतलब मतभेद टाइप होता है तो फिर उस कंडीशन में तुम कैसे रिएक्ट करोगे और उस इस तरीके की बातों से कर करके वो लोग फाइनली फिर पहुंचे मेरे रिसर्च पेपर्स पे। मेरे रिसर्च पेपर्स को बहुत मतलब मतलब क्यूरियस थे उसके बारे में और उसके बारे में उन्होंने सारी टेक्निकल डिटेल्स में मतलब घुसने की कोशिश करी थी कि तुमने क्या करा है, क्या नहीं करा है और उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स उन्होंने एनालाइज करे। फिर प्रोजेक्ट्स की जब दोबारा बात आई इन रिसर्च पेपर से तो फिर उन्होंने मुझसे टेक्निकल क्वेश्चंस में क्योंकि मेरे प्रोजेक्ट्स ज़्यादातर वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड थे और डेटा साइंस से तो उन्होंने और उसमें उन्होंने परम्यूटेशंस ऑफ स्ट्रिंग प्रिंट कराने का मतलब लॉजिक लिखवाया था नोड.जेएस में और उसको जेसन में आउटपुट करवाने का एक रेस्ट एपीआई आर्किटेक्चर बनवाया था। और उसके बाद में फिर थोड़ी बात चली क्लाउड और क्यूबरनेटिस के ऊपर। वहां पे उन्होंने मुझसे पूछा था कि एक अगर मतलब एक वेबसाइट का आर्किटेक्चर आप कैसे डिजाइन करोगे तो मैंने उसको मतलब उस तरीके से ही समझाया जो मतलब क्यूबरनेटिस का पूरा आर्किटेक्चर है माइक्रो सर्विसेज के साथ में। और फिर उसका उन्होंने जब डिटेल्स वगैरह पूछी फिर लिनक्स पे थोड़ी बात आई, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन के बारे में उन्होंने काफी कुछ पूछा। तो अगर कोई कर रहा हो कोई इस तरफ तो ये एक अच्छी चीज है, ये करना चाहिए। रिज्यूम को एक डिफरेंट लुक देता है। और फिर फाइनली जब टेक्निकल राउंड कंप्लीट हुआ उसके बाद में फिर नेक्स्ट था मैनेजरियल राउंड। वहां पे बेसिकली उनका फोकस इस बात पे ज्यादा था कि आप किस टाइप के एम्प्लॉय हो। वो उनका स्केल उस हिसाब से जज कर रहा था और काफी सारे फ्रैंक डिस्कशंस हुए वहां पे टेक्नोलॉजीज के बारे में, सिस्को के बैकग्राउंड के बारे में, सिस्को आजकल क्या कर रही है, सिस्को के फ्यूचर प्लान्स क्या है, इसके ऊपर काफी उनका मतलब एनालिसिस मतलब साथ में कर रहे थे हम लोग। और फिर फाइनली बात आई थोड़े बहुत मतलब जब प्रॉब्लम्स की बात आई तो उन्होंने मुझसे नेटवर्क आर्किटेक्चर पे 2-3 क्वेश्चंस पूछे थे along with some puzzles। और फिर फाइनली ये डिस्कशन जब रैप अप हुआ तो एचआर की बारी आई। एचआर में बेसिकली दे ट्रीट यू लाइक अ ह्यूमन एसेट एंड उनका पूरा फोकस इस बात पे था कि आप एज अ पर्सन कैसे हो। और जो ब्रीफ डिस्कशन हुए थे वो इसी टाइप के क्वेश्चंस पे थे जिससे उन्हें पता चले आप सिस्को में काम करने के लिए कितने इंटरेस्टेड हो। और ये जनरल टिप्स हैं, जनरली हर कंपनी में ऐसे ही होता है। और इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस की आपको सिस्को के कॉम्पिटिटर्स के बारे में कितना पता है, व्हाई सिस्को, इस टाइप के क्वेश्चंस को उनका मतलब उनका पूरा फोकस इस टाइप की चीजों पे था। तो जो आगे प्रिपेयर कर रहा हो इन चीजों का ध्यान रखें। ओके, सो बहुत सारा इंपॉर्टेंट टिप्स को ये फोकस किया। तो अगर आपका ड्रीम हाँ हाँ। कंपनी सिस्को है तो आप इसको ज़रूर से फोकस करिए ताकि आपका जो चांसेस है वो बढ़ सके और आपका भी प्लेसमेंट्स हो जाए। और अब अगर हम इसमें स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बात करें तो इसमें तुम्हारा स्ट्रैटेजीज़ कैसा था और तुमने प्रिपेयर कैसे किया था? स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करें तो मैं पहली टिप जो दूंगा, आई नो इट्स अ बिट डिफरेंट, बट मैं ये सजेस्ट करूंगा हैकर रैंक, लीड कोड और इस टाइप के जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनको फर्स्ट टाइम में अटेम्प्ट ना करें। सबसे पहले आप जाएं गीक्स फॉर गीक्स पे, क्योंकि गीक्स फॉर गीक्स को आप एक तरफ से पढ़ना चालू करें। कुछ उसके लिंक्स हैं जो मैं कहूंगा संकल्प को डिस्क्रिप्शन में डाल दे। वो बेसिकली एक तरीके के क्वेश्चन बैंक्स हैं और वहां से आपको एक हर मतलब आप ऐसा मान लीजिए उस लिंक में जो क्वेश्चंस हैं वो हर डोमेन के पेरेंट टाइप क्वेश्चंस हैं। अगर आपने वो कर लिए तो फिर आपको आगे के लिए एक होराइजन क्लियर हो जाता है कि मेरे से क्या क्या एक्सपेक्टेड है, कहाँ बात थोड़ी हाई लेवल पे चली गई प्लेसमेंट परस्पेक्टिव से और कहाँ पे मेरी वीकनेसेस हैं वो आपको तुरंत आइडेंटिफाई हो जाएंगी। तो पहले आप थ्योरी कवर करिए, उसके बाद ये जो लिंक्स हैं इनमें जो प्रॉब्लम्स दिए हैं इनको एटलीस्ट एक बार आप या तो सॉल्व कर लें या फिर अगर आपके पास टाइम कम है तो एटलीस्ट इन्हें किताब की तरह पढ़ लें। क्योंकि इससे क्या होगा आपको एक मतलब
बेसिकली हमारा ब्रेन को अगर आप एक न्यूरल नेटवर्क की तरह ट्रीट करें तो ये उसके लिए इनिशियल ट्रेनिंग डेटा है, जिसके थ्रू फिर वो फाइनली अपना मॉडलिंग कर लेगा जब आप एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे। और कई बार ऐसा होता है एक और एक क्वेश्चन एग्जैक्टली रिपीट हो जाते हैं, क्योंकि मतलब ये बहुत स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म बन चुका है अब, तो इसलिए ये क्वेश्चंस करना बेटर रहेगा। और फिर जब आपको इनको इन पे कॉन्फिडेंस आ जाए देन यू आर फ्री टू गो टू लाइक लीड कोड एंड हैकर रैंक एंड ऑल। और वहां पे फिर आप अपनी थ्योरीज को टेस्ट करिए, अपना लॉजिक लगाइए, और फिर आपके जो एल्गोरिदम्स आ रहे हैं उनको और ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करिए। और थोड़ी क्रिटिकल थिंकिंग जरूर रखिए कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। रटनी नहीं है चीजें, रटने से फायदा नहीं होगा, समझना है। और उसके बाद जो आपके फिर परफॉर्मेंस आ रहे हैं उसके हिसाब से आप एनालाइज करिए कि आपको किस फील्ड में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ये बात हुई डीएसए से रिलेटेड क्वेश्चंस की। जबकि अगर हम थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स की बात करें तो उनमें बहुत डीप में प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, पर बेसिक क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। मतलब अगर मैं फिजिकली रिप्रेजेंट करूं तो कंपनीज आपको, अगर ये उसका सरफेस है, वो आपको यहाँ टेस्ट नहीं करती, वो आपको यहाँ यहाँ टेस्ट करती हैं कि आपके बेसिक्स कैसे हैं। उससे आपको ये समझ में आएगा कि मतलब आप जो क्वेश्चंस देखेंगे ना पुराने, मतलब इनफैक्ट गिग्स और गिग्स पे कई पुराने इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस भी पढ़े हैं, उनको भी आप जरूर स्टडी करिएगा। तो उससे आपको समझ में आएगा टेक्निकल क्वेश्चंस में तो इस बात पे बहुत फोकस करते हैं कि आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कितनी स्ट्रांग है। और अगर आपका वो आप प्रूव कर पाते हो ना कि यू नो द बेसिक्स, तो उनको एक ग्रीन चिट मिल जाती है आपको ये बोलने की कि अब ये बंदा आगे भी इस पे एक्सट्रापोलेट करके सीख लेगा जो हम उससे सीखने की कोशिश करवा रहे हैं। तो ये मतलब ये इस टाइप के एसेट्स ढूंढती है कंपनी। तो ये आपके लिए बेटर रहेगा कि आप इस तरीके से प्रिपरेशन करें, और फिर उसके बाद जैसा आपके पास टाइम बचता है फिर आप डिटेल्स में जा सकते हैं। ओके, तो ये पूरा स्ट्रैटेजीज के बारे में और जो भी लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको ज़रूर से चेक कर लेना। और अब अगर हम बात करें पीयर कोडिंग के बारे में, जैसे ग्रुप स्टडीज़ होता है जो भी कॉलेजेस में फ्रेंड्स के साथ हम लोग कर सकते हैं, तो उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्या बेनिफिट्स होता है? पीयर कोडिंग बेसिकली पहले मैं एज अ कंसेप्ट समझा दूं। पीयर कोडिंग का मतलब ये है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के किसी एक चीज पे बातचीत कर रहे हैं, साथ में मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो इससे, क्योंकि ना एज अ ह्यूमन हमारे साथ ये प्रॉब्लम बहुत बार रहती है कि हम कई बार दूसरे का पर्सपेक्टिव उतना एनालाइज कर नहीं पाते जब तक हम उनसे डायरेक्टली मतलब कम्युनिकेट करके ना समझें कि वो ऐसा सोच रहे हैं तो क्यों सोच रहे हैं। और उससे आपको कई बार सोचने के बहुत सारे नए नए एंगल्स मिल जाते हैं। तो इसलिए पीयर कोडिंग मतलब एक बेहतरीन एसेट हो सकता है आपके लिए, स्पेशली अगर आप हैकाथॉन्स वगैरह में इंटरेस्टेड हैं। तो वहां पे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मैटर करती है, नॉट जस्ट एट द प्रेजेंटेशन टाइम बट ऑल्सो व्हेन द डेवलपमेंट फेज इज हैपनिंग। बिकॉज एक जो कोऑर्डिनेशन बनता है, और अगर आप ये काम पहले से करते आ रहे हैं तो आपको समझ में आता है कि सामने वाले के सोचने का तरीका कैसा है, और वो मतलब प्रॉब्लम्स को किस तरीके से अप्रोच करता है। तो ये बेसिकली एक इंटेलेक्चुअल एसेट बन जाता है आपके लिए वहां पर, जो कि मतलब आपका डेवलपमेंट जो साइकिल लाइफ साइकिल है उसका स्पीड अप बहुत हाई कर देता है। तो इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा, एक अपने साथ दोस्त हमेशा ऐसा बना के रखिए, लोगों को इनकरेज करिए कि आपके साथ वो मतलब आप उनके साथ जाएं और कोडिंग करें। और मतलब नॉट नॉट डायरेक्टली इन द हैकाथॉन, अपने रूम पे ही। अब मतलब अगर आप प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहीं से स्टार्ट करिए कि भैया तूने ये बाइनरी सर्च पढ़ा, अच्छा मुझे समझा, मैं तुझे समझाता हूँ। तो उससे मतलब एक ये फायदा होगा कि मतलब कई बार जो चीजें हम बोल नहीं पाते ना, वो उतनी अच्छे से हमें समझ में भी नहीं आती। तो इसलिए एक बार ऐसा टेस्ट कर लेंगे तो हमेशा के लिए बेटर रहेगा। और आपको कंसेप्ट याद रहेंगे कि अच्छा हमने उस कॉन्वर्सेशन में ये बातें करी थी, मेरे ये कंसेप्ट गलत थे, मैंने ये गलतियां करी थी कोडिंग में, और ये मेरे फ्रेंड ने आइडेंटिफाई करी थी। तो वो एक मतलब मेंटल पॉइंटर्स बन जाते हैं आपको फ्यूचर में इंटीमेट करने के लिए। और उससे आपको प्लेसमेंट की भी प्रिपरेशन में फाइनली जब आप टेस्ट देंगे तब बहुत फायदा मिलेगा कि अच्छा अगर यहाँ पे मैं ऐसा सोच रहा हूँ और आप अटक गए हो तो आप सोचोगे अच्छा मेरा फ्रेंड कैसे सोचेगा। तो मतलब इस तरीके के कई डेवलपमेंट्स हो जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत अच्छी चीज है और करनी चाहिए। ओके, सो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कस किया है, तो इसको ज़रूर से फोकस करना चाहिए। और पीयर कोडिंग ऑब्वियसली बहुत हेल्पफुल होता है। तो अब जैसे अगर हम क्लब चैप्टर्स के बारे में बात करें जो कॉलेजेस में होता है, तो इसका क्या इम्पोर्टेंस होता है या इसका क्या रोल होता है सिलेक्शन में? ओके, तो मेरा थोड़ा डिफरेंट ओपिनियन है क्लब्स और चैप्टर्स के बारे में। मैं दोनों तरफ से बात करूंगा, है ना। मैं खुल के यही बोलूंगा कि क्लब्स एंड चैप्टर्स अच्छा भी हो सकता है और बहुत गंदा भी हो सकता है। आप पे डिपेंड करता है आप उसमें से क्या ले रहे हो और क्या छोड़ रहे हो। तो
मैं मेरी बात करूं तो मैं बेसिकली वीआईटी जब ज्वाइन करा था तो मैं एज एन इलेक्ट्रॉनिक्स मेजर ज्वाइन करा था और फाइनली मैंने फर्स्ट ईयर में माइग्रेट करा था सीएसई में। तो जो क्लब चैप्टर के हमारे यहाँ रिक्रूटमेंट होते हैं वो सेकंड सेमेस्टर में ही होते थे। तो उस टाइम पे मैं आईईटी और आईट्रिपल दोनों के लिए सिलेक्ट हुआ था और जाने वाला था, लेकिन सीनियर से मुझे ऐसे इनपुट मिले कि भाई तू देख ले क्योंकि तेरा गोल थोड़ा डिफरेंट है, तो तू शायद इतना टाइम ना दे पाए क्लब्स एंड चैप्टर्स को, तो थोड़ा वाइजली डिसीजन लेना। और यही मैं मेरे जूनियर्स को भी बोलूंगा कि तुम जो कर रहे हो सोच के करना, क्योंकि क्लब्स एंड चैप्टर्स पहली बात तो ये देखो कि तुम जिस ब्रांच से हो या तुम जिस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हो या जिस फील्ड में तुम जॉब करना चाहते हो उससे रिलेटेड है या नहीं। अगर नहीं है तो जाने का कोई फायदा नहीं, अगर है तो फिर चेक करो कि उस क्लब का एटमॉस्फेयर कैसा है, क्योंकि मैंने देखा है मेरे कई फ्रेंड्स ऐसे क्लब्स में हैं जहाँ पे मतलब माहौल थोड़ा मतलब पॉलिटिकल बोल सकते हैं उस चीज को, तो वो उतना हेल्दी नहीं रहता है अपने लिए और कई बार वो प्रॉब्लम्स खड़ी कर देता है। तो इसलिए अगर ये कहीं से फीडबैक मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता तो कोई बात नहीं। और फिर फाइनली मैं ये बोलूंगा, क्लब्स एंड चैप्टर्स के बहुत सारे प्रोज भी हैं और बहुत सारे कॉन्स भी हैं। प्रोज की बात करें तो एक जो आपको नेटवर्क मिलता है ना, सबसे पहले आप वीआईटी मतलब जब आपको यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हो तो इनिशियली आपको, जैसे अगर आप एक प्रोग्रामर हो तो क्लब्स एंड चैप्टर से बेटर आपको कोई रिसोर्स मिलेगा नहीं, क्योंकि वो लोग फिल्टर करके लोग उठा रहे हैं मास पॉपुलेशन में से, जो कि उनको लगता है कि हाँ ये हमको प्राइजेस लाएंगे या उन लोगों को कहीं ऐसे स्कॉलरशिप दिलवाएंगे या कोई मतलब इस टाइप की चीजें जो मतलब उनके सर्टिफिकेट्स वगैरह जो उनके क्लब में ला सकते हैं। तो पहली फिल्टरिंग तो वही हो गई। अगर आप उसको क्वालिफाई कर रहे हो तो एक कॉन्फिडेंस आपको भी आता है कि हाँ यार हमें भी कुछ करने की मतलब कैपेसिटी है, तो वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस का सिटी के बाद ही मतलब आपके साथ मतलब एक अच्छी यादें बनाएंगे, तो वो सब बहुत मैटर करता है। और वो सब क्लब चैप्टर्स जैसा आपको दे सकते हैं यूनिवर्सिटी में, आप वैसे नहीं नहीं एक्सपीरियंस कर पाओगे। बट इसके कॉन्स भी हैं। कॉन्स की बात करें तो क्या है, क्लब्स एंड चैप्टर्स में जब आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हो तो बी प्रिपेयर्ड, आपको काम बहुत करना पड़ेगा और ढंग से ही करना पड़ेगा। तो उसके लिए मतलब आपको शुरुआत में मजा भी बहुत आएगा कि मतलब वाह यार अपन नाइट आउट कर रहे हैं, अपन कैंटीन में काम कर रहे हैं, ये वो तो मतलब पर्क्स हैं उस चीज के। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, सीजीपीए बहुत मैटर करता है प्लेसमेंट के लिए। मैं इस बात को इनफ नहीं बोल सकता, सीजीपीए बहुत मैटर करता है। प्लीज उससे कम ना होने दें किसी हाल में, जो करना पड़े आपको सीजीपीए बढ़ाएं अपनी। अब फर्स्ट ईयर बेसिकली हाफ टिकट है अच्छी सीजीपीए के लिए, मतलब वहां से निकालना बहुत आसान है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आप बेसिकली आपके 11th-12th का रिवीजन करते हैं और सेकंड सेमेस्टर में कंसेप्ट थोड़े लाइट ही रहते हैं कंपैरेटिवली किसी भी ब्रांच में। तो इसलिए वहां पे अच्छे पॉइंट स्कोर करना बहुत आसान है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वहां पे सीजीपीए को इग्नोर ना करें, क्योंकि आप माने या ना माने वो टाइम सबसे आसान है। आपको ऐसा लगेगा आपके लिए एक मतलब वो ट्रांजिशनल पीरियड रहेगा जब आप स्कूल से यूनिवर्सिटी लाइफ में स्विच ओवर कर रहे हैं, एक नई फ्रीडम मिलती है उस टाइम पे कई लोगों को। तो उस फ्रीडम का मतलब एक लिमिटेड यूज करें और इस बात का भी ध्यान रखें कि ये 3 साल की बात नहीं है, ये आपका फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं 4 साल। तो उस हिसाब से मतलब ये प्लानिंग करें कि यार, और मैं हमेशा यही बोलता हूँ मेरे जूनियर्स को कि हमेशा प्लानिंग ऐसी करें जिससे आप खुश रहें। ऐसा किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि मैं 8 घंटे 10 घंटे एक साथ बैठ के पढ़ाई करूंगा, ये थ्योरेटिकल बात है, ऐसा कोई नहीं करता। टाइम टेबल ऐसा बनाए जिससे एंड ऑफ द डे आपको भी खुशी मिले और आपका काम भी हो जाए। तो हमेशा ये बैलेंस करने की कोशिश करें। और अगर ऐसा रहेगा तो आप मतलब अपने पीयर ग्रुप में मतलब एक आपकी रेपो भी बढ़ती है। मतलब मैंने ये देखा है जिसका अच्छा सीजीपीए होता है ना, एक 9 पॉइंटर का लेवल उसको मतलब लोग अलग ही नजर से देखने लगता है। तो मतलब वो एक मतलब ये बेसिकली रीइंफोर्समेंट लर्निंग की तरह है। एक चीज दूसरी चीज को, एक चीज दूसरी चीज को अफेक्ट करती जाती है और कई बार उसके इतने मेटा इफेक्ट्स होते हैं जो आप पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो मानिए मेरी बात को, प्लेसमेंट के लिए या सिर्फ आगे आपको अगर हायर स्टडीज भी करनी है उसके लिए भी अपना सीजीपीए अच्छा रखना बहुत जरूरी है, वो हमेशा रखें। ओके, सो मेनली है कि क्लब चैप्टर से ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सीजीपीए जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसको भी किसी भी कीमत पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए और सिलेक्शंस में वो फिर बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर देगा। तो अब अगर हम इंटरव्यूज़ के बारे में बात करें तो जैसे अभी क्या सभी इंटरव्यूज़ वर्चुअली हो रहा है, तो उसका क्या बेनिफिट्स है या क्या नुकसान है उस प्रोसेस में?
वर्चुअल इंटरव्यूज की मुझे सबसे अच्छी मतलब मेरे लिए पर्सनली जो मतलब बात रही अभी, एक्चुअली फ्यूचर में जो लोग देखेंगे उन्हें शायद पता भी हो कि ये वीडियो जब शूट हो रही है तब कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा है बढ़िया से इंडिया में। तो इसलिए मतलब हम लोग घर पे थे, इसलिए वर्चुअल इंटरव्यूज हुए हमारे। और वर्चुअल इंटरव्यूज की सबसे अच्छी जो बात मेरी पूरी फैमिली मानती है वो ये है, वो लोग देख पाए कि मैं क्या कर रहा था। तो मतलब क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, तो मतलब वो एक डिफरेंट सा एक्सपीरियंस है ना, क्योंकि आप जब पहली बार इंटरव्यू दोगे ना, ये आपको जिंदगी भर याद रहेंगे। और अगर आपकी फैमिली भी उसमें इन्वॉल्व रहती है तो मतलब एक माहौल अलग बनता है, मतलब उनको समझ में आता है क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, उनको मतलब बहुत क्यूरियोसिटी रहती है। तो मतलब ये पर्सनली और सिर्फ इसी बैच के लिए मतलब ये एक थोड़ा डिफरेंट था। बाकी वर्चुअल इंटरव्यूज इन जनरल की बात करें तो सबसे पहले मैं टिप तो यही दूंगा कि अपना बैकग्राउंड अच्छा रखें, क्योंकि वो काफी मैटर करता है। और मतलब कोई नॉइजी सोर्सेज ना हो आपके पास, जैसे फैन वैन बंद कर दें, वो बेटर रहेगा। क्योंकि वो एक कांस्टेंट जो बैकग्राउंड नॉइज है ना, कई लोगों को बहुत इरिटेटिंग लगती है। मतलब पर्सनली हो सकता है आपको ना लगती हो, पर इंटरव्यू का आपको क्या पता उसकी क्या प्रेफरेंसेस है। तो इसलिए इन सब चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और इससे थोड़ा आपको फायदा ये भी होगा कि मतलब ये इंटरव्यूअर को, जो स्पेशली एचआर राउंड में जा रहे हैं उन लोगों के लिए, एक ऐसे सिग्नल देता है कि ये बंदा हर चीज को मैनेज करने के लिए, मतलब इसने इतना भी ध्यान रखा है कि मेरे पीछे क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा, और मेरी प्रेजेंटेशन कैसी जा रही है। बिकॉज अल्टीमेटली ये सब चीजें ही फाइनली आपको इक्वल, जहाँ पे आप दूसरे कैंडिडेट के इक्वल आ जाओगे, यही चीजें डिस्टिंग्विश करेंगी कि मतलब कौन कितना डिसिप्लिन था, कौन कितना मतलब कनेक्टिव लग रहा था, कौन कितना हंस रहा था, या मतलब फ्रैंक था इंटरव्यूअर्स के साथ में। ये चीजें कई बार मैटर कर जाती हैं। और जो इंटरव्यूज हैं ये मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, इट्स इंटायरली ह्यूमन प्रोसेस। तो इसमें इस टाइप की चीजें, इमोशंस बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। तो अपना एक प्लीजिंग सी स्माइल रखिए अपने चेहरे पे, और अपना बोलने का जो टोन है उसको ज्यादा हाई ना होने दें। और इंटरव्यू को और जो आपका इंटरव्यू ले रहा है उसको फील आना चाहिए कि हाँ, ये बंदा काफी एक्साइटेड है यहाँ होने के लिए, नर्वस नहीं है, और इसमें जानने की इच्छा है कि भैया आगे क्या होगा, और प्रॉब्लम्स फेस करने में इसको अच्छा लगता है। तो ये ओके सारी वो कैपेबिलिटीज हैं जो एक चाहता है इंटरव्यूअर अपने कैंडिडेट में देखना। ओके। सो ये पूरा वर्चुअल इंटरव्यूज के बारे में हो गया। तो अब अगर हम कॉलेजेस के बारे में बात करें तो जैसे कॉलेजेस में ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हम लोग का प्रोफाइल थोड़ा इम्प्रूव हो और जो सिलेक्शंस हो रहा है उसमें भी हम लोग का चांसेस थोड़ा ज़्यादा हो या बढ़ जाए। तो देखिए ऐसा है, कॉलेज लाइफ में आप जो कर रहे हैं उसका आपके पास कुछ ना कुछ एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव प्रूफ रिज्यूम के लिए होना चाहिए कि हाँ भैया, हमने ये सब करा है, हमें ये पता है, और हमें इन जगहों से उस चीज के लिए क्रेडिबिलिटी मिली है। दैट कैन बी सर्टिफिकेशंस, सबसे आसान चीज, सबसे बढ़िया चीज जो आप मतलब अपने कंफर्ट जोन में बैठ के कर सकते हैं, तो वो एक अच्छी चीज है। तो बहुत सारे कोर्सेज के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप उनको रेफर कर सकते हैं, वहां से अच्छे कोर्सेज उठाएं, सर्टिफिकेशंस लें, देखें आपकी जो करंटली ब्रांच है उसमें क्या चीजें ट्रेंडिंग है, किन चीजों की डिमांड है। ट्रेंडिंग और डिमांड दो अलग चीजें हैं, उनको सेपरेट आउट करना आपको आना चाहिए। कोरा इसके लिए बहुत हेल्प करता है, और उससे आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे ज्यादा स्कोप है, कहाँ पे मुझे काम करना चाहिए। क्लब्स एंड चैप्टर्स में आप इन्वॉल्व रहोगे तो आपको ट्रेंडिंग का बहुत जल्दी आइडिया लग जाएगा कि ये टेक्नोलॉजी बहुत डिमांड में है। लेकिन क्या आपको जॉब दिलाएगा वो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। वो उसका, मैंने जो मतलब मेरा जो पर्सनल और मेरे फ्रेंड्स के जो एक्सपीरियंस है उससे ऐसे ही लगता है कि उसका क्लब में उतना अच्छा फीडबैक नहीं मिल पाता। वो आपको अपने सीनियर्स के एक्सपीरियंस से ज्यादा पता चलेगा, और कोरा या स्टैक ओवरफ्लो के आप मतलब या यूट्यूब पे आप ऐसे मतलब जॉब से रिलेटेड वीडियोस में देख के पता लगा सकते हैं। तो ये चीज हो गई इस बात की। दूसरा, अपने रिज्यूम के लिए आपको और भी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है उनमें थोड़ा एक्टिव रहना चाहिए। और आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट स्टडीज और प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट, आप कुछ भी करिए। आप कोई स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो उसको खेलिए, आपको अगर म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो कुछ बनाइए, यूट्यूब चैनल्स बनाइए, या फिर कोई स्पॉटिफाई पे अपना कुछ म्यूजिक होस्ट करिए। तो उससे एक मतलब आपकी प्रोफाइल में ब्रेड्थ आती है। और जब ये लोग बैकग्राउंड चेक करते हैं राउंड 1 के लिए, जब सिलेक्शन होता है, तो उसमें ये सारी चीजें कई कई कंपनीज अपने मतलब मैनिफेस्टो में रखती हैं कि हमें ये सब चाहिए, क्योंकि ये दिखाता है कि आप एक सिंगल डायरेक्टेड बीम नहीं हो, आपको और भी चीजें आती हैं। तो वो काफी मैटर कर जाता है। और अपने हैकाथॉन्स वगैरह अटेंड करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जाइए। और
एक मतलब ये सब करने का मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी कॉलेज लाइफ सेक्रीफाइस करनी है, ये सब काम उसके साथ भी किया जा सकता है। और इनफैक्ट मैं बता रहा हूँ, कई बार उन चीजों में ज्यादा मजा आता है जब सारे लोग एक साथ मिलके 24 घंटे की डेडलाइन में एक ही चीज पे ब्रेनस्टॉर्म करते हैं ना, तो एक अलग फील बनता है। वो भी एक एक्सपीरियंस है जो आपको लेना चाहिए और मतलब काफी हेल्प करेगा आपको आगे भी। तो इसलिए मैं यही सब चीजें सजेस्ट करूंगा। ओके। सो अब अगर जैसे प्रोजेक्ट्स और वर्क एक्सपीरियंस तो रेज्यूमे में होता ही है, तो जैसे इसको हम लोग कैसे और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं और इसका क्या रोल होता है सिलेक्शंस में? तो ऑफ कोर्स मतलब जो एक्सपीरियंस वाला आपका कॉलम है, आप ये मान लीजिए सबसे पहले इंटरव्यूअर उसी पे ध्यान देगा कि आपने क्या क्या करा है, उससे उसको समझ में आएगा। मतलब इट्स नॉट ए नेसेसरी फील्ड, बट इट्स अ फील्ड दैट इज गुड टू हैव। क्योंकि उससे ये समझ में, क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहता कि हम पूरी तरीके से फ्रेशर्स उठाएं। अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी वर्क एक्सपीरियंस पहले से है, तो उनको लगता है कि यार इस बंदे को थोड़ा बहुत कॉर्पोरेट कल्चर का आइडिया है, या फिर ये शायद थोड़ा बेटर एडजस्ट हो पाएगा या जल्दी एडजस्ट हो पाएगा बाकी कैंडिडेट से। तो इसलिए एक्सपीरियंस तो हमेशा मैटर करता है ना। आजकल बहुत सारे नए एवेन्यूज खुल गए हैं, स्पेशली कोविड-19 के बाद, जहाँ पे आप मतलब इंटर्नशाला या ऐसी जगहों से आप इंटर्नशिप्स के लिए, नॉट नेसेसरी पेड इंटर्नशिप्स, पर जहाँ पे आपको काम करवाएं। कोर्सेज वाली इंटर्नशिप की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, मैं स्पेसिफिकली बोलूंगा ऐसी कंपनीज जो आपसे काम कर पाए और आपके पास कुछ प्रूफ हो, कोई सर्टिफिकेट या कोई लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो आप प्रेजेंट कर पाए इंटरव्यूअर को कि ये इस बात का प्रूफ है कि मैंने ये काम करा था। तो ये काफी हेल्प करता है। और अगर आपको इंटर्नशाला से, कई बार ऐसा होता है, मेरे कई फ्रेंड्स को ये प्रॉब्लम गई थी कि इंटर्नशाला से उनको कॉल ही नहीं आ रहे थे जबकि उन्होंने काफी जगह ट्राई करा था। तो अगर आपके कॉलेज में कोई इंक्यूबेटिंग सेल है, जैसे वीआईटी में है वीआईटी टीबीआई, टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर, वहाँ पे वीआईटी स्टार्टअप्स को इनिशियल फंडिंग देके सपोर्ट करता है ऑन कैंपस ही। तो वो लोग भी बहुत एक्टिवली इंटर्नशिप्स के लिए मतलब कैंडिडेट्स को ढूंढते रहते हैं। तो अगर आप उनकी कोई ऐसी मेलिंग लिस्ट हो तो आप उसको जरूर सब्सक्राइब करें, और वहां से आप मतलब एक अच्छा आपको स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है और एक स्टार्टअप कल्चर का आपको अर्ली इंट्रोडक्शन हो जाएगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब स्टार्टअप कल्चर के लिए आप कितने सूटेड हो और कितना आपको वो सही लगता है नहीं लगता। क्योंकि कई लोगों को कॉर्पोरेट मतलब कई लोगों को बिग कंपनीज में काम करना बहुत पसंद है, लेकिन कई लोगों को स्टार्टअप कल्चर भी बहुत अट्रैक्टिव लगता है। और वो एटलीस्ट एक आपको नया एक्सपीरियंस तो देता ही है और आपके लिए कई सारे नए एवेन्यूज भी खोल देता है। नेटवर्किंग जरूर करें वहां पे जाके, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और उससे मतलब आपके सोचने के जो डायमेंशन है ना, उनमें मतलब थोड़ी मतलब थोड़ा वेरिएशन आता है। और जिस तरीके से आप फिर वहां से भी मतलब अपने फ्रेंड्स वगैरह बना सकते हैं, या मतलब एक वहां से भी आपको हैकाथॉन्स वगैरह में जाने का एक सोर्स पॉइंट मिलता है। तो अगर वो भी एक अच्छी चीज है जो आप ट्राई कर सकते हैं। और फिर अल्टीमेटली अगर आपके कॉलेज में जैसे बीआईटी में एक इंटर्नशिप डिमांडेड रहती है कि उसके मतलब वो एक नेसेसरी सब्जेक्ट रहता है हमारे लिए, तो उसमें मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप किसी बिग कॉर्पोरेशन में भी इन्वॉल्व हो पाए तो वो करें। तो मतलब उसके लिए इंटर्नशाला बेस्ट है। बाकी लिंक्डइन पे भी जरूर आप मतलब अपनी प्रोफाइल बनाएं और वहां पे अच्छे ऐसी जो कंपनीज है जिनमें आपको लगता है कि ये जो काम कर रही है इसमें मुझे इंटरेस्ट है, आप उनको जरूर फॉलो करें और उनकी जो भी जॉब रिक्वायरमेंट्स है, इंटर्नशिप की पोस्टिंग्स हैं, उनके उनको उनको ट्रैक करें। तो उससे भी आपको एक मतलब पॉसिबिलिटी मिलती है। ओके। सो वन लाइन जो यहाँ पे इसने मेंशन किया है वो है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी बट इट इज़ गुड टू हैव। सो इस बात पे फोकस करें और कोशिश करें कि आपको एक इंटर्नशिप पहले से मिल जाए ताकि आपके पास एक वर्क एक्सपीरियंस हो। और जो भी इंटर्नशिप्स कर रहे हैं तो वो प्रोजेक्ट्स फोकस्ड होना चाहिए, बस सर्टिफिकेट्स के लिए नहीं होना चाहिए। तो अब अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करें जो कि लाइक फाइनल टिप्स, अगर हम जूनियर्स के बारे में बात करें तो उसको फाइनल टिप्स में क्या शेयर कर सकते हैं? फ्रेंड्स अच्छे बनाए मैं यही बोलूंगा। और ये काम तुम्हारे पहले दिन होगा यूनिवर्सिटी के। मैंने ये देखा है जनरली, जब हम लोग गए थे यूनिवर्सिटी पहली बार में, तो इनिशियली सब लोग बड़े क्यूरियस होते हैं क्योंकि सब लोग नए होते हैं, सब लोग फ्रेंड्स बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसी टाइम पे आप अच्छे ग्रुप्स में इन्वॉल्व होने की एटलीस्ट कोशिश करें, ताकि आपको शुरुआत से जो एक माहौल मिले वो कंस्ट्रक्टिव मिले। क्योंकि कई बार आपका पीयर ग्रुप बहुत अफेक्ट करता है आपकी फ्यूचर डेवलपमेंट को। तो इसलिए ये ऐसी चीज है जो कि आप अगर जितना पहले कर लेंगे और जितने अच्छे फ्रेंड्स बनाएंगे, उससे आपको एक मतलब डुअल इफेक्ट होता है। आप सामने वाले को भी उतना ही इफेक्ट करते हैं जितना वो आपको अफेक्ट करता है। तो इसलिए आप दोनों के लिए अच्छा रहेगा ये। और अपने सारे फ्रेंड्स को मोटिवेट करें कि थोड़ी देर नेटफ्लिक्स वगैरह छोड़ के अगर हम थोड़ा बहुत अपने कोर्स का भी पढ़ लें या एटलीस्ट प्रोग्रामिंग रिलेटेड काम कर लें, तो वो बेटर रहेगा। और आई नो इट्स नॉट दैट इजी
कई बार, क्योंकि मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं अभी परफेक्ट हूँ, कई बार मेरे से भी ये हो जाता है कि भैया 2-2 दिन लगे हुए हैं नेटफ्लिक्स में, बट दैट इज नॉट द राइट वे टू गो। सो आपको खुद ही एनालाइज करना है, क्योंकि अब आप यूनिवर्सिटी में आ गए, यू आर मैच्योर इनफ, आपको पता होना चाहिए अब आपको क्या करना है, आपकी प्रायोरिटीज क्या है, ये क्लियर होनी चाहिए दिमाग में। कभी कभी हो कोई बात नहीं, पर एक जनरल इंक्रीजिंग कर्व होना चाहिए आपकी लर्निंग प्रोफाइल। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा। ओके, सो ये पूरा जो भी डिस्कशन था वो हो गया है ऑलमोस्ट कंप्लीट। और अगर आपको कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट से पूछ लेना, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए गुड बाय। बाय।